के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 11 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं। तो ये भी पर्यावरण से संबंधित चैप्टर है। इसके पहले हमने जाना था 10 चैप्टर जिसका नाम था पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो इसमें कुछ आपदाएं होती हैं पर्यावरण में। आपदाएं यानी कह सकते हैं बाधाएं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। इसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जिससे आप इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रश्न इस चैप्टर का पहला। भूकंप आपदा के समय किन्हीं 2 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में क्या होगा? भूकंप अवरोधी भवन को बनवाएं। अच्छा, इसमें ये जो शब्द आया है भूकंप, तो भूकंप होता क्या है? तो भूकंप वह चीज़ होता है जैसे कि हम किसी क्षेत्र में रहते हैं, है ना, तो वहाँ का जो आसपास का वातावरण है वो विचलित हो जाता है, मतलब कहीं टूट फूट जाता है, तो ये कहलाता है भूकंप। और भूकंप के कारण हमारी जान भी जा सकती है। आसपास का हमारा जो वातावरण जब विचलित हो जाता है तो वस्तुएं हैं जो है इधर की उधर हो जाती हैं, जैसे कि पेड़ का गिर जाना, मकान का टूट जाना, धरती का फट जाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब भूकंप आपदा मिल्स क्यों कहा जाए? जो एक प्रकार से हानि। ठीक है, तो भूकंप आपदा अवरोधी भवन को बनवाएं, मतलब कि जो ऐसे मकान बनवाएं हम जिससे कि अगर भूकंप भी आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा है भूकंप के द्वारा दीवार, पेड़ और खम्भों से दूर रहें। तीसरा है भूकंप के दौरान घरों से निकलकर मैदानों में चले जाएं, यानी खुले क्षेत्र में। अगला पॉइंट है भूकंप के दौरान घबराएं नहीं, संतुलन बनाए रखें। बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक हो जाता है। घबराने के कारण कहीं ना कहीं वो गलती कर देते हैं और फिर उसका उन्हें भुगतान करना होता है। अगला है भूकंप के दौरान सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं, चेतावनी के अनुसार कार्य करें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों हुई? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना का उद्देश्य भिन्न प्रकार की आपदाओं को नियंत्रण करना एवं उससे होने वाले नुकसान से बचने के उपाय ढूंढना, जिससे जन हानि और माल हानि से बचाया जा सके। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय आपदा क्या करता था? जो भी भूकंप जैसी आदि जो है आते थे, इन सभी पर नियंत्रण, मतलब इन सभी से किस प्रकार से हम बच सकते हैं, वो सिखाया जाता था लोगों को, जिससे कि लोग की सुरक्षा हो सके। मतलब उनका जो खान पान का जो सामान बढ़ता है, जैसे माल हुआ, जो भी उनके यंत्र होते हैं, मतलब इन सभी आपदाओं के आने से काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो उन नुकसानों से हम कैसे बच सकते हैं, ये बताती है राष्ट्रीय आपदा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें मानव जनित आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो संकट मानव जनित कारणों से या मानवीय भूलों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें मानव जनित आपदा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी मतलब जो जैसे अब ये तो हम जान लिया था भूकंप आपदा यानी भूकंप से होने वाली आपदा, तो अब जो मानव के द्वारा होगी तो उसको मानव आपदा कह सकते हैं। ठीक है, तो मानव जैसे क्या कर रहा है, जैसे कि आपदा उत्पन्न हो रही है, यानी जैसे कि कुछ ऐसे यंत्र बना रहा है जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, यानी ये भी एक प्रकार का आपदा हो गया। जैसे आग, विद्युत संगठन, दुर्घटना आदि वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार वृक्षों को काटा जा रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया वही चीज़ है। अगला प्रश्न है सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं में सुनामी या समुद्री लहरों भयानक विपत्ति का संदेश लेकर आती हैं। यह एक
जापानी शब्द है जिसका अर्थ लहर होता है। तो आपने उसमें समुद्र या नहर समुद्र में देखा होगा कि इस प्रकार से लहरें चलती हैं, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, यानी पानी होता है इस प्रकार से ऊपर नीचे, तो उनको हम बोलते हैं लहर। इसी के आगे है, अभी खत्म नहीं हुआ है ये प्रश्न। बंदरगाह और नमी नहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं। ठीक है, अगला है इसके आगे। 26 दिसंबर 2004 को इंदुराशी द्वीप के निकट हिंद महासागर के तल के नीचे भूकंप आने के कारण सुनामी उत्पन्न हुई। इसकी भूकंप 8.9 नापी करे। यह इतिहास में चौड़ी बड़ी घटना थी, लगभग 100 वर्षों बाद घटित हुई थी। ठीक है, तो इसमें भूकंप के कारण भी ये सुनामी वगैरह आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक आपदा समझ सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पत्ति हुई हो उसकी, तो उसी को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही इसकी परिभाषा है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे हमने मानव जनित की आपदा को परिभाषित किया, उसी प्रकार किसको भी करना है प्राकृतिक। तो यहाँ पर लिखा है कि आपदा को हम अंग्रेजी में डिसेस्टर कह सकते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ बुरा या अनिष्टकारी तारा। वास्तव में आपदा विपदा वह है जिसका परिणाम में सामाजिक ढांचा एवं विद्यमान व्यवसाय ध्वस्त हो जाएं, जन समुदाय, पशुधन व संपत्ति को हुई क्षति हेतु बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। एक तरह से कहा जाए जो आपदा है उसको हम संकटकालीन विपत्ति कह सकते हैं, जिसके कारण काफ़ी कुछ नुकसान होता है, काफ़ी हानियाँ भी होती हैं और कहीं ना कहीं जीवों के लिए मृत्यु साबित हो जाती है इस प्रकार की आपदाएं। अगला है, आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले तो आपदा है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में जैसे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इसके उदाहरण में आ जाते हैं भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, बादल, तूफान, समुद्री लहरें, ये सब आ जाते हैं प्राकृतिक में। उसके बाद मानव जनित मानव आपदाएं, जिसमें मानव द्वारा ही होती हैं, जैसे आग, क्योंकि आग तो केवल मानव ही जला सकता है। आग, दुर्घटना, आतंकवाद, रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना, महामारियां आदि। तो ये प्राकृतिक मानव द्वारा निर्मित आपदाएं हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ से आप क्या समझते हैं? बाढ़ को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो इसमें लिखा है कि लगातार अत्यधिक बाढ़ के कारण जब जल अपने प्रवाह मार्ग, यानी कह सकते हैं नदी या नाला कह सकते हैं, जब वो अपने मार्ग से जाता है, नदी या नाले में से जब पानी जाता है, उसके बाद देखिए आगे, को तोड़कर विस्तृत भूभाग को जलमग्न कर देता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। तो जैसे कि एक इस तरह से पानी जा रहा है, ठीक है, पानी जा रहा है नदी से, नाले से खूब भर के, तो अब वो है नदी या नाला कहीं से टूट जाता है, फिर वो जहाँ जो पानी भरता है और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नष्ट भी हो जाती हैं पानी के तेज बहाव से, तो उसको हम बाढ़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है परिभाषा के माध्यम से। आगे देखिए, नदियों के मार्ग परिवर्तन व बांधों के टूट जाने से स्थिति और भयभीत हो जाती है। आसपास का अगर कहीं आपके बंधा है या नदी है, उसके अगर टूट जाने से ये समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों से आदिवासियों, सड़कों, रेल मार्गों व फसलों को अत्यधिक हानि होती है। नदी घाटियाँ संघनन जनसंख्या
केंद्र होने से बाढ़ आने पर जन धन की अपार केंद्रित है। विश्व की लगभग प्रतिशत आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है। तो ज़्यादातर आप देखोगे जो महासागर है, समुद्र के किनारे के आसपास जो क्षेत्र हैं जहाँ लोग निवास करते हैं, वहीं ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के बता देता हूँ आपको, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, है ना। और तो इसी प्रकार से कुछ शहर होते हैं, क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के 3 प्रकार बताइए। पहला तो है प्राथमिक तरंग, दूसरा है द्वितीयक तरंग, तीसरा है धरातलीय तरंग। अगला प्रश्न है, भारत के 3 बड़े भूकंप के नाम लिखिए। तो पहला तो है लातूर, दूसरा है चमोली और भुज। ये मतलब इस प्रकार के नाम हैं। तो आपको भी जानकारी ये बता दूं कि जो मैं आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ इसमें दोनों सम्मिलित हैं, लघु उत्तरीय हैं और अति लघु उत्तरीय, दोनों सम्मिलित हैं। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, जैसे आपको पढ़ना सभी है तो सभी की आपको जानकारी होना चाहिए। आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है अति लघु बना करके। ठीक है, बस ये है कि सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भूकंप आपदा के समय किन्हीं 2 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। फिर से वही आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया था कि घरों से बाहर निकल जाएं और फिर मैदानी क्षेत्रों में निकल जाएं और अपने भवन को ऐसे बनवाएं जैसे कि इस पर कोई भूकंप आपदा का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये हमने जान लिया। अगला प्रश्न है, बाढ़ आपदा के पूर्व हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे अगर बाढ़ की समस्या हो, आने की संभावना हो, आपको न्यूज़ मिल जाए, तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकें। तो पहला है, सदैव अपने क्षेत्र के भूदृश्य की विशेषताओं की जानकारी कीजिए। मतलब कि ऐसे क्षेत्रों की जानकारी कीजिए जहाँ पर बाढ़ नहीं आ सके। मतलब ऊंचाइयों की जानकारी कीजिए, जैसे ऊंचाइयों पर या पहाड़ों, यानी कहीं ऊंची जगह। ठीक है, आगे है, अपने क्षेत्र की नदियों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी कीजिए। तो नदी की स्थिति कैसी है, कितना उसमें पानी है, कितना भर गया है, मतलब ये सारी हमें जानकारी होना चाहिए। तीसरा है, मकान की नींव और बाहरी दीवारों के मजबूत बनाइए। जब भी आप मकान बनाएं तो उसको अच्छी तरीके से मजबूत बनाएं ताकि हम इस प्रकार की समस्याओं से बच सकें। चौथा है, हमें तैरना सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता है, लेकिन तैरना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये हमारी जान बचा लेता है तैरना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूखा क्या है। तो सूखा वह स्थिति है जिसमें कृषि, पशुपालन तथा मनुष्य को जल की प्राप्ति सामान्यतः आवश्यकता से कमी होती है। सूक्ष्म तथा अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में यह एक सामान्य समस्या है। कभी कभी पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। अकाल की अवधि कुछ महीने तथा कई वर्षों बनी रहती है। मानसूनी वाले क्षेत्र, वर्षा वाले क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। भारत एक मानसूनी जलवायुता है, अतः यह बाढ़ तथा सूखा दोनों की समस्या प्राय बनी रहती है। तो कई कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा हुई है लेकिन फिर भी समस्या हो जाती है। पानी इतना गहराई में चला जाता है जिससे कि मनुष्य काफ़ी संघर्षों से गुजरता है, जैसे कि पशुपालन, पशु और कृषि करना, मतलब कि खेती किसानी करना मुश्किल पड़ जाता है। तो सूखा भी कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए बड़ा ही घातक साबित होता है, क्योंकि जब किसान कुछ उगाएगा नहीं तो फिर खाएगा क्या मनुष्य। अगला प्रश्न है, सूखे के 2 कारण लिखिए। पहला है, वर्षा की कमी होने से पेयजल की कमी हो जाती है, पीने वाली पानी की कमी हो जाती है।
फसलों को क्षति होने लगती है, मतलब नुकसान होने लगता है जो भी हमने फसल उगाया है। अगला है दूसरा, अत्यधिक चराई और जंगलों के कटाव से कमी हो जाना, जैसे कि कहीं ना कहीं बादल भी प्रभाव पड़ता है, बादलों पर भी, जंगलों का, पेड़ पौधों का, तो इन सभी का प्रभाव भी पड़ता है बादलों के ऊपर, तो ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भुज नगर में भूकंप कब आया? तो अब ये जो भुज है ये नाम दिया गया है बाढ़ को। ठीक है, तो ये नगर है, तो इसी में ज़्यादातर ये सारी उत्पत्ति होती है। तो जो भी बाढ़ जो है नाम दिया गया है वो शहर के नाम से दिया गया है, बाढ़ का भी नाम, क्योंकि बाढ़ जो है उसी शहरों में, उसी क्षेत्रों में ज़्यादा आती है, जैसे कि हमने पहले इसमें जाना था। ठीक है, तीन नाम थे। अब इसमें पूछा गया है भुज नगर में भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001। अगला प्रश्न है, अग्निकांड से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले आपदाओं में अग्निकांड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अग्निकांड केवल प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता, अपितु मानव जीवन और उसकी संपत्तियों का भी विनाश करता है। अग्निकांड एक ऐसी आपदा है जिस पर समय रहते यदि नियंत्रण नहीं कर लिया गया तो यह महाविनाश का कारण बन जाती है। तो अग्निकांड से समझ सकते हैं, ये जो बड़ा शब्द है इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आग। तो आग को कहा गया है, अगर आग को समय रहते बुझाया नहीं गया, ठीक है, पानी डालकर, तो कहीं ना कहीं ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी जहाँ आप निवास करते हैं, और कहीं ना कहीं ये महाविनाश का कारण बन जाएगी, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप आने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, किस कारण से भूकंप आ जाते हैं? जब कोई ज्वालामुखी तेजी से लावा आदि द्रव्य पदार्थ फेंकता है तो आसपास की भूमि कांपने लगती है और भूकंप आ जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा, पर्वतों पर भूस्खलन होने से भी भूकंप आ जाता है। इसमें समझते हैं पर्वतों पर भूस्खलन मतलब चट्टानों का टूट फूट जाना। अगला है तीसरा, जब समुद्र का जल किसी दरार में होकर पृथ्वी के भीतर गर्भभाग में पहुंच जाता है तो भाप बन जाता है। यह भाप बलपूर्वक बाहर निकलने का प्रयास करती है जिससे धरती में भूकंप आ जाता है। तीसरा ये हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं अगला प्रश्न, भूकंप आपदा प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरती के किसी भाग का अचानक हिलना या कांपना ही घटना को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को नियंत्रण करने के लिए या उससे बचने के लिए आपदाएं नियंत्रण विभाग द्वारा विशिष्ट उपाय बताए गए हैं। तो वही चीज़ है जो हमने पहले भी जान लिया था प्रश्नों में, जैसे कि भूकंप जब आता है तो आसपास की चीज़ें हैं तहस नहस हो जाती हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मकान की दीवारों में खिड़कियों का, दरवाजे का कांपना, दरवाजे खिड़की की धीरे धीरे खड़काने की आवाज़, और चींटियाँ बिलों से बाहर आ जाती हैं, दीवार पेड़ खम्भों से दूर रहना, ये बचाव है। ठीक है, पुराने कमज़ोर घरों से बाहर आ जाएं, ये भी बचाव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर तो बताए हैं, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर को आप रटने से अच्छा है कि इसको समझें। यदि आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से लिख लेंगे। जैसे कि आपने समझ लिया भूकंप के बारे में, भूकंप होता क्या है, तो हम आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि भूकंप क्या होता है और इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं और इसके आने की संकेत को हम कैसे पहचानें। ठीक है, तो ये हमारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।